ठीक है। मैश एनालिसिस की अगर बात करें तो मैश एनालिसिस जो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, ये भी एक टेक्निक है जिससे हम लोग लूप करंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले इसका फिर से ऑब्जेक्टिव समझते हैं कि इसका यूज क्यों करते हैं। ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव है लूप या मैश करंट्स फाइंड आउट करना। ठीक, उसके बाद सेकंड जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि कौन सा लॉ इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो लॉ यूज करते हैं वो यूज करते हैं केवीएल प्लस ओम्स लॉ। ठीक, लॉ ये इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल सर्किट्स में। लेकिन अगर कहीं अगर वैसा अगर क्वेश्चन आता है जैसे सुपर मैश का अगर क्वेश्चन अगर आया, एक सुपर मैश में इसमें कॉन्सेप्ट है सुपर मैश, तो उसको हम लोग केवीएल केसीएल प्लस ओम्स लॉ मतलब तीनों यूज करते हैं, केसीएल केवीएल और ओम्स लॉ अगर सुपर मैश का न्यूमेरिकल है तब। लेकिन इन सबसे पहले ऑब्जेक्टिव तुमको समझ में आ गया कि हमको मैश एनालिसिस से तो जाहिर सी बात है हमको मैश या लूप करंट से हमको फाइंड आउट करना है। और दूसरी चीज लॉ कौन सा यूज करना है, तो लॉ हमको यूज करना है यहाँ पर केवीएल प्लस ओम्स लॉ, और अगर सुपर मैश का न्यूमेरिकल है तो केवीएल केसीएल और ओम्स लॉ। ठीक, लेकिन सबसे पहले ये समझना होगा कि मैश का मतलब क्या होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी कंफ्यूजन होता है। तो मैश जो एक्चुअल में होता है, मैश को समझते हैं। मैश को अगर आप गूगल पे सर्च करोगे या किसी डिक्शनरी में सर्च करोगे तो मैश का जो एक्चुअल मीनिंग होता है उसको बोलते हैं जाली। जाली, ठीक है। यानी कि इवन जाली मतलब कई टाइप की हो सकती है। इवन जो घर में हमारे जो आटा चालने के लिए जो चलनी इस्तेमाल करते हैं वो भी क्या है, एक जाली ही है। ठीक है, तो चलनी में अगर आप देखोगे ध्यान से, जो आटा चालने वाली चलनी है उसमें छोटे छोटे लूप होल्स बने रहते हैं। ठीक है, तो जो छोटे छोटे लूप होल्स हैं उसी बोलते हैं मैश। ठीक है, जो छोटा छोटा पार्ट है, तो वो जो मैश है वहीं से आया है क्या, मैश एनालिसिस। ठीक है, तो उस वर्ड का जो मीनिंग है उसका यहाँ पर उससे क्या रिलेशन है वो समझना है हमको। तो इसको समझने के लिए हमको चार चीजें समझनी पड़ेगी, क्योंकि इन चारों में डिस्क्रिमिनेट करना बहुत मैंडेटरी है। जब तक हम इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा कि मैश क्या है। सबसे पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क। फिर उसके बाद दूसरी चीज होती है सर्किट, तीसरी चीज है फिर मैश, और चौथा है लूप। ये चारों चीजें एक नहीं है, सब अलग अलग है, सबका कॉन्सेप्ट अलग अलग है, सबकी डेफिनेशन अलग अलग है। ठीक है, इसलिए इन चारों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। जब तक ये फर्क समझ में नहीं आएगा तब तक हमको मैश एनालिसिस में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी जरूर होगी उसको सॉल्व करने में। तो हमको ये चारों समझना पड़ेगा वन बाय वन कि क्या होता है। मैं यहाँ पर एक सर्किट सेट बनाऊंगा, एक सर्किट ड्रॉ करूंगा, उसी सर्किट से मैं बताऊंगा कि ये चारों में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो ये जो चारों चीजें हैं नेटवर्क, सर्किट, लूप और मैश, मैंने मान लो यहाँ पर एक अपने मन से मैंने एक सर्किट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। यहाँ पर अगर देखा जाए हमको अभी वैल्यू से मतलब नहीं होना चाहिए कि रेजिस्टेंस और वोल्टेजेस की क्या वैल्यू है। हमको बस ये समझना है कि इसमें लूप क्या है, मैश क्या है, सर्किट क्या है और नेटवर्क क्या है। ठीक, तो अगर नेटवर्क को सबसे पहले देखें तो नेटवर्क की जो डेफिनेशन होती है, नेटवर्क ये बोलता है, नेटवर्क का मतलब होता है कि चेन ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, चेन ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स मतलब जितने भी एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, चाहे एक्टिव एलिमेंट्स या पैसिव एलिमेंट्स, उनका एक कनेक्शन होना चाहिए। लेकिन इसमें दूसरी खास बात यह है कि ये जो नेटवर्क होता है ये जरूरी नहीं कि क्लोज हो, ये ओपन भी हो सकता है। ठीक, यानी कि अगर इसमें अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा डायग्राम है इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज अ नेटवर्क। इसको हम लोग नेटवर्क बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ओपन ब्रांच भी, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया कि नेटवर्क की डेफिनेशन होती है उसमें चेन ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, लेकिन इसका क्लोज होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम सर्किट की बात करें तो सर्किट में भी ये सेम चीज होती है, सेम, लेकिन यहां पर क्लोज पाथ इज मैंडेटरी। इसका मतलब सर्किट जो होता है वो भी क्या होता है, सर्किट जो होता है वो भी यही होता है, चेन ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन यहां पर इसके साथ साथ ये भी मैंडेटरी है, यानी कि क्लोज पाथ वहां पर होना क्या है, अनिवार्य है। इसका मतलब इस डायग्राम में अगर ध्यान से देखा जाए तो सर्किट सिर्फ इतना ही है,
ये वाला पार्ट, ये सिर्फ सर्किट है। हम पूरे को सर्किट नहीं बोल सकते क्योंकि ये वाला जो हमारा तीसरा वाला पार्ट है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। सर्किट का मतलब सिर्फ उतना पार्ट जहां तक हमारी करंट फ्लो कर रही है और वो क्लोज होना मैंडेटरी है। अब ये तो अलग चीज होगी, नेटवर्क में मतलब क्लोज होना मैंडेटरी नहीं है, सर्किट में लेकिन क्लोज होना मैंडेटरी है। ठीक, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। लेकिन अब इसके आगे जो लूप है और जो मैश है उन दोनों का क्या है मीनिंग है। सेम डायग्राम अगर देखा जाए तो जो मैश होता है, मैश का मतलब अभी जस्ट मैंने बताया कि जो जाली में छोटे छोटे होल्स होते हैं उस होल्स को जो इंडिपेंडेंट होल्स हैं उसको बोलते हैं मैश। इसका मतलब इस डायग्राम में अगर मैं नॉमिनेट करूं ए बी सी डी ई, ठीक, इस पूरे डायग्राम में अगर देखा जाए तो मैश सिर्फ दो है, एक ये वाला, ये ए बी ई ए, ये मैश वन, पहला मैश ये है। दूसरा मैश कौन सा है, ये वाला, यानी कि बी सी डी ई, ये दूसरा मैश। ठीक, इसमें सिर्फ दो ही मैश है, एक ये वाला और एक ये वाला। लेकिन जब हम यहाँ पर जब लूप की बात करेंगे तो लूप हमारे पास यहाँ पर तीन है। तीन कैसे हम देखते हैं, जो यहाँ पर हमारे पास लूप है, नंबर ऑफ लूप, लूप वन कौन सा है, ए बी ई ए, यानी कि ए बी ई ए, ये लूप वन। लूप टू कौन सा है, बी सी डी ई, बी सी डी ई, एक लूप ये, एक लूप ये, और तीसरा लूप कौन सा है, ये वाला आउटर लूप, ये वाला, यानी कि तीसरा लूप कौन सा है, ए बी सी डी ई ए, यानी कि तीसरा कौन सा है, ए बी सी डी ई ए। डिफरेंस समझ में आया। डिफरेंस ये हमको दिखाई दिया कि सारे मैश जो हो सकते हैं हम उसको लूप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों जो लूप है वो एक्चुअल में क्या है, मैशिंग है। इसका मतलब जितने भी मैश होते हैं वो लूप ही हैं, लेकिन सारे लूप जो है वो मैश होना ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लूप भी यहाँ पर बन रहा है, ये वाला आउटर लूप। ठीक, तो जो लूप होता है वो किसी भी सर्किट में कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है वहां पर, बस वो क्लोज पाथ होना चाहिए, लूप जो होना चाहिए। ठीक, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक सिंगल सर्किट में जो मैश बन रहा है उसी की तरह दिखाई दे। लूप जो हो सकता है कैसे भी पॉसिबल है, बस उसका क्लोज होना मैंडेटरी है। इसका मतलब जितने भी मैश होते हैं वो लूप है, लेकिन जितने भी लूप है वो मैश होंगे जरूरी नहीं है। ठीक, ये इन दोनों में डिफरेंस है। इसकी जो नीड होती है लूप को समझने के लिए, इसका ज्यादा एप्लीकेशन जो है वहां कहां पर होता है, जब हमको सुपर मैश का न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तब। तो आप सीधे न्यूमेरिकल के पहले एक प्रोसेस कराते हैं इसके मैश एनालिसिस के, कि इसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहला काम ये करते हैं, इसका प्रोसीजर अगर देखें, प्रोसीजर, तो सबसे पहला काम ये करते हैं, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ loops or mesh in given circuit। ठीक, सबसे पहला काम क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कितने, मतलब पहचानना है कि कितने नंबर ऑफ लूप्स हैं या मैश है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड जो हमको ये करना है, अज्यूम लूप और मैश करंट्स, मतलब जितने भी हमारे पास लूप या मैश हमको मिले हैं सर्किट में उन सब में क्या अज्यूम कर लेंगे, करंट्स, अननोन करंट्स। ठीक, फिर उसके बाद तीसरा क्या करेंगे, अप्लाई, एकदम सिंपल प्रोसेस है, अप्लाई केवीएल इन ईच लूप। करंट्स अज्यूम करने के बाद उसमें सिंपल क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई कर देंगे। उसके बाद फोर्थ, केवीएल अप्लाई करने के बाद जो भी हमको इक्वेशंस मिलेगी, मैथमेटिकल इक्वेशंस, उसको बस सॉल्व करना रहेगा, यानी कि सॉल्व mathematical equations obtained from step 3। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 स्टेप है, एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहला काम क्या करना है, हमको लूप और मैश हमको आइडेंटिफाई करना है। लूप और मैश जैसे ही हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हमको क्या करना है, सारे लूप और मैश में अननोन करंट्स अज्यूम कर लेंगे। अननोन करंट्स अज्यूम करने के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, सारे लूप में वन बाय वन केवीएल अप्लाई कर लेंगे। केवीएल अप्लाई करने के बाद हमको मैथमेटिकल इक्वेशंस मिलेगी। उस मैथमेटिकल इक्वेशंस में हमारे पास अननोन पैरामीटर्स क्या होंगे, करंट्स, मतलब लूप करंट्स जो हमारे पास होंगे वो अननोन होगा, उन्हीं को सॉल्व कर लेंगे। जितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगी उतने नंबर ऑफ करंट्स होंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे, हमको लूप करंट्स मिल जाएगा। ज्यादा बेटर होगा कि इसको समझने के लिए एक न्यूमेरिकल कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर जो अजम्पशन है लूप करंट्स का, उसमें एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि जब हम उस करंट को अज्यूम करेंगे
तो कई सारी बुक्स में ये लिखा रहता है कि उसको उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जूम करें या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जूम करें, ठीक। तो वो आर्बिट्रेरी है, आप अपने हिसाब से किसी भी डायरेक्शन में आप उसको जूम कर सकते हैं, रिजल्ट जो होता है वो सेम ही आता है, उसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है रिजल्ट पर। यहाँ पर मैं अपने मन से एक न्यूमेरिकल यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ 1। हमको क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं, बाकी न्यूमेरिकल्स की वैरायटी तो बहुत सारी होती है। यहाँ पर मैंने अपने मन से एक सर्किट ले लिया, ये सर्किट है, ठीक है। इस सर्किट को हम नेटवर्क भी बोल सकते हैं, सर्किट भी बोल सकते हैं। अभी जस्ट स्टार्टिंग में समझाया कि सारे सर्किट नेटवर्क हो सकते हैं, लेकिन सारे नेटवर्क सर्किट नहीं हो सकते हैं। अब सबसे पहला काम हमको क्या करना है, मैश एनालिसिस अप्लाई करना है। अगर क्वेश्चन मेरे पास ये लिखा होगा कि फाइंड लूप, यहाँ पर दो हमारे पास मैश दिख रहे हैं, मैश 1 लूप और मैश बात एक ही है, I1 I2 मैंने एज्यूम कर लिया। ये याद है कि हमने यहाँ पर डायरेक्शन जो है करंट की डायरेक्शन है वो मैंने क्लॉकवाइज दी है, लेकिन आप मैंने अभी क्या बोला कि आप फ्री हैं, आप चाहें तो इसको इस डायरेक्शन में भी ले लें, यानी कि I2 की डायरेक्शन इस तरीके से, या I1 को हटा के इस डायरेक्शन में भी ले लें। मतलब कहने का या तो चाहो तो I1 I2 को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लो, या I1 I2 को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लो, या वोल्टेज जिस हिसाब से कनेक्टेड है वोल्टेज सोर्स उसके हिसाब से ले लो। आप जैसे भी लेंगे रिजल्ट जो सेम आएगा, बस हमको अप्लाई करना सही से आना चाहिए, ठीक। तो मैंने यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है मैंने इसको भी मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा कि जो रिजल्ट आता है सब में कैसे सेम आ रहा है, ठीक है। तो I1 I2 मैंने अज्यूम कर लिया कि इसमें जो करंट है वो I1 फ्लो कर रही है और इसमें I2, ठीक। अब करंट अज्यूम करने के बाद आइडेंटिफाई कर लिया, दो लूप है हमारे पास, दो मैश, उसके बाद दोनों में हमने अननोन करंट्स को हमने अज्यूम कर लिया I1 और I2। अब तीसरा स्टेप जो था हमको क्या करना था, केवीएल अप्लाई करना था। अप्लाई केवीएल इन लूप 1। लूप 1 में केवीएल जब अप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पर ये ध्यान देना है, केवीएल अप्लाई करने का मतलब ये होता है, केवीएल अगर ध्यान से देखा जाए तो केवीएल का स्टेटमेंट क्या होता है कि किसी भी क्लोज सर्किट में जो अलजेब्रिक समेशन है वोल्टेजेस का वो क्या होता है, 0। यानी कि इस लूप में अगर हम बात करें तो इस लूप में जितना भी वोल्टेजेस का समेशन है, मतलब जितना सप्लाई हो रहा है और जितना ड्रॉप हो रहा है, उनका समेशन क्या आएगा, 0। ये मतलब इसका, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमको लूप बाय लूप हमको ये चीज क्लियरली समझनी पड़ेगी कि हम इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसको जब अप्लाई कर लेंगे तभी जाके सही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर लूप 1 पे जब फोकस करेंगे तो हमको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि हमने किस डायरेक्शन में करंट को अज्यूम किया है। हमने यहाँ पर करंट की डायरेक्शन जो अज्यूम की इस साइड से अज्यूम की है, ठीक। हमको ये चीज कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अगर ये नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर कनेक्टेड है तो करंट तो इसी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, अंडरस्टूड। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि करंट की डायरेक्शन इसी साइड जाएगी। अगर हमने करंट की डायरेक्शन अगर इस साइड ली है और जो हमने फाइंड आउट किया रिजल्ट, और अगर उसकी वैल्यू अगर I1 की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब सही बात है, जो हमने करंट की डायरेक्शन ली थी वो जो हमारी डायरेक्शन हमने अज्यूम की थी वो एकदम सही है। लेकिन अगर I1 की वैल्यू अगर बाय चांस अगर नेगेटिव आती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें जो करंट फ्लो कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ही क्या है कि हम किसी भी डायरेक्शन में अज्यूम कर ले, रिजल्ट सेम आएगा, बस हमको अप्लाई करने सही से आना चाहिए। तो हमने जिस डायरेक्शन में करंट को अज्यूम किया है उसी डायरेक्शन में हम केवीएल को अप्लाई करेंगे, ठीक। तो जब हम इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले देखें यहाँ पर ध्यान से कि पहले वाले लूप में, अभी हम लूप 1 में, ठीक। तो लूप 1 में जब केवीएल अप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव कनेक्टेड है, क्योंकि ये सप्लाई है तो सप्लाई कर रहा है, करंट की डायरेक्शन में हमने इसी डायरेक्शन में ली है, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। करंट यहाँ से जब इस साइड से फ्लो करेगी तो यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ये पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट में जो होता है वो क्या होता है, पावर ऑब्जॉर्ब होता है। तो जहां पर ऑब्जॉर्ब करता है उसमें क्या होता है, पहले टर्मिनल पर पॉजिटिव होता है, जो डिलीवर करता है उसके लीविंग टर्मिनल पर पॉजिटिव होता है, और जो ऑब्जॉर्ब करता है उसके एंटरिंग टर्मिनल पर पॉजिटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि कंज्यूम कर रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक। अब इस डायरेक्शन में हमको क्या करना है, एकदम सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव वाले को एक तरफ कर दो और पॉजिटिव टू नेगेटिव वाले को एक तरफ कर दो। सिंपल सा लॉजिक है, सप्लाई इज इक्वल टू ड्रॉप या सप्लाई माइनस ड्रॉप इज इक्वल टू 0। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव वाला इस लूप में अगर देखेंगे ध्यान से तो नेगेटिव टू पॉजिटिव वाला सिर्फ एक ही हो गया है 4 इज इक्वल टू, और कोई तो है नहीं। यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट एक ही है, एक ही। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव वाला सिर्फ एक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव वाला 3 है, 1 2 3। इसका मतलब यहाँ पर पहला वाला जो रेजिस्टेंस है, और उनको यहाँ पर क्या करना है, वोल्टेजेस का समेशन करना है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर उनको टोटल वोल्टेज उनको पता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। तो V इज इक्वल टू IR के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ेगा।
आर की वैल्यू हमको पता है रेजिस्टेंस 1, करंट हमने अज्यूम किया कितना I1, तो यहाँ से हम वोल्टेज निकालेंगे कि 1 ओम में कितना वोल्टेज ड्रॉप है, तो 1 ओम में वोल्टेज ड्रॉप कितना आया, उसका रेजिस्टेंस डॉट उसमें करंट कितनी जा रही है I1, ये इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप आया। दूसरा कितना आएगा, सेम ही आएगा क्योंकि वैल्यू सेम है, प्लस 1 डॉट I1। तीसरा जो है ये 1 ओम, इस 1 ओम को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो 1 ओम है, इस 1 ओम में जो I1 है इस तरीके से एंटर कर रही है और I2 जो है इस तरीके से एंटर कर रही है, ठीक। तो यहाँ पर ये वाला जो मेरा 1 ओम रेजिस्टेंस है, 1 ओम रेजिस्टेंस, इस 1 ओम रेजिस्टेंस में, इस 1 ओम रेजिस्टेंस में I1 जो ऊपर से फीड हो रही है लेकिन I2 जो है नीचे से एंटर कर रही है, इसका मतलब I1 कोई वाली करंट काउंटर कर रही है, ठीक। तो I1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसमें जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप आएगा कितना आएगा, प्लस इसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, लेकिन जो करंट है कितनी है I1 माइनस I2, क्योंकि I2 जो है इसको काउंटर कर रही है, तो I1 माइनस I2। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन जो हमको मिली पहले लूप में, हमको केवीएल सॉल्व करने से, केवीएल अप्लाई करने से हमको ये इक्वेशन मिल गई। अब दूसरे लूप में आते हैं, अप्लाई केवीएल इन लूप 2। लूप 2 को अगर ध्यान से देखें, अब लूप 2 में आते हैं, इस पोलैरिटी को ज्यादा हटा देते हैं क्योंकि उसमें जो करंट की डायरेक्शन है उसके हिसाब से इसमें डिफरेंट आएगा। तो इसमें देखें लूप 2 में हमने करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ली है, सेम क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या कर लें, यहाँ पर पोलैरिटी मार्क कर लें। तो I2 इस डायरेक्शन में है, तो I2 जहां पर एंटर करेगा ये पैसिव एलिमेंट है, यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव। फिर आगे तक बढ़े, ये भी क्या है पैसिव एलिमेंट, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। फिर आगे बढ़े तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, तीनों पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो सेम लॉजिक अगर हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव वाले को एक साइड कर दो, अगर सप्लाई और ड्रॉप में कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो हम ये वाला यूज कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव वाला हमारे पास यहाँ पर है नहीं, इसमें सारे क्या है पॉजिटिव टू नेगेटिव वाले हैं, ठीक। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव वाला है नहीं, इसको क्या लिखो 0 इज इक्वल टू पॉजिटिव टू नेगेटिव वाले 3 है, पहला ये, तो इसमें ड्रॉप कितना है, इसका रेजिस्टेंस 1, इसमें जो करंट है वो कितनी है, अब ध्यान से अगर देखें, अब हम लूप 2 में है, तो इसका मतलब लूप 2 में जो I2 है इस साइड से फीड हो रही है, लेकिन जो I1 है इसको जस्ट काउंटर कर रही है, तो करंट कितनी होगी I2 माइनस I1, I2 माइनस I1। फिर उसके बाद इसमें जो करंट है इसमें सिर्फ देखो I2 फ्लो कर रही है, इसका I1 से कोई लेना देना नहीं है, इसमें सिर्फ I2 है, तो इसका मतलब इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप आया वो कितना है 1 डॉट I2। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये भी इसके साथ ऐड होगा, तो प्लस 10। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कोई इक्वेशन मिल जाएगी, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू माइनस 10। ये हमारी है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास दो आई, एक मेरी ये इक्वेशन और उसके बाद ये मेरी ये इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे तो हमको इजीली यहाँ पर क्या मिल जाएगा, I1 और I2 की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे हमको I1 I2 की वैल्यू मिलेगी तो इस सर्किट में किसी भी एलिमेंट में, चाहे किसी भी रेजिस्टेंस में या वोल्टेज सोर्स में, अगर वोल्टेज सोर्स में अगर पूछ रहा है कि कितना पावर ये डिलीवर कर रहा है, या इस रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, या इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, या इसमें कितना पावर लॉस हो रहा है, तो किसी भी एलिमेंट में अगर हमको ये दोनों चीजें अगर मिल जाती है I1 और I2, तो इजीली हम किसी भी एलिमेंट में पावर लॉस, वोल्टेज ड्रॉप, करंट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, तो ये दो इक्वेशन आई हमारे पास, ठीक है। उन दोनों लूप में केवीएल अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं। तो अब ये इन दोनों को इक्वेशंस को चाहो तो आप कैलसी में यानी कि कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर लो, या तो मैनुअली उसको यूजिंग मैथमेटिक्स से आप कर सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर हमको दिख रहा है 3I1, यहाँ पर I1 दिख रहा है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3I1 प्लस 6I2 इज इक्वल टू माइनस 30। उसके बाद ये वाली इक्वेशन को एज इट इज कॉपी कर देते हैं, 3I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 4, और थोड़ा आगे लिख देते हैं 4। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखो सीधे सीधे कैंसिल हो रहा है, माइनस 3I1 प्लस 3I1, और ये माइनस होकर कितना आएगा 5I2 इज इक्वल टू 30 में से 4 गया, आपका आएगा 26। यहाँ पर आपका I2 आ जाएगा
इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -5.2 एम्पियर। ठीक, ये है आपका किसका I2 का वैल्यू। अब इस I2 के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में जैसे ही पुट करेंगे तो I1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो I1 हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ I2 इन एनी वन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। इसमें रख देंगे तो तुमको कितना मिल जाएगा 3I1 माइनस I2 की वैल्यू माइनस I2 हमारे पास कितना है -5.2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हो जाएगा प्लस 5.2 इज इक्वल टू 4। तो 3I1 आ जाएगा हमारे पास, ये उस साइड जाएगा तो हो जाएगा -1.2। इसका मतलब I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -0.4 एम्पियर। इसका मतलब ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है I1। अब ध्यान देने की ये बात है कि लूप 1 लूप 2 में हमने करंट से अज्यूम की थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अज्यूम की थी। हमको नहीं पता था कि उसमें जो ओरिजिनल करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक, ये हमारा अजम्पशन था, हमने अज्यूम किया इस डायरेक्शन में। लेकिन हमने बाय प्रोसीजर चला यहाँ पर, हमने बाय प्रोसीजर जब यहाँ पर सॉल्व किया तो हमको रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिला। इस रिजल्ट का मीनिंग ये है कि I2 की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है और I1 की वैल्यू भी नेगेटिव में आ रही है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में जो करंट फ्लो कर रही है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो जब बताएंगे एक्चुअल में जो करंट फ्लो कर रही है I1 I2 वो इस डायरेक्शन में कर रही है, मतलब इस डायरेक्शन में, क्योंकि वैल्यूज जस्ट नेगेटिव आई है, नेगेटिव। इसका मतलब ये वाला जो वोल्टेज सोर्स है ये I2 ये I1, इसका मतलब ये वाला जो वोल्टेज सोर्स है, इसका मतलब ये देखो समझना बहुत जरूरी है। I2 की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि इसकी डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है। ये भी नेगेटिव, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर जो वोल्टेज है यानी कि V, इस लूप में इस ब्रांच में करंट इस साइड से तभी फ्लो करेगी जब यहाँ पर वोल्टेज 4 वोल्ट से ज्यादा होगा। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर यहाँ पर 10 वोल्ट है और इस करंट की डायरेक्शन अगर इस साइड से अगर जा रही है, ठीक, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो वोल्टेज है इससे कम है। इसका मतलब ये वाला जो V है एक्चुअल में इसका मीनिंग है कि ये जो वोल्टेज है वो 4 वोल्ट से ज्यादा है लेकिन 10 वोल्ट से कम है। आप चाहो तो उसको नोड एनालिसिस से सॉल्व करके देख भी सकते हो। ये जो वैल्यू आएगी वोल्टेज की, इस नोड पर जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो 4 और 10 के बीच में आएगी, यानी कि 4 से बड़ी होगी और 10 से छोटी होगी, तभी पॉसिबल है ना। क्योंकि यहाँ पर जो करंट की वैल्यू जब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पोटेंशियल ज्यादा है, और यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन जब इस डायरेक्शन में है तो इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। ये मीनिंग है इसका। ठीक, तो आप इसको चाहो तो सॉल्व करके देख भी सकते हो। यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा इसी तरीके से आएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमको क्या करना है, यहाँ पर मैश एनालिसिस अप्लाई करके हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि सुपर मैश हो गया, तो सुपर मैश में मैंने बताया यहाँ पर केवीएल, केसीएल प्लस ओम्स लॉ तीनों यूज करते हैं, तब जाके हम सॉल्व कर पाएंगे। सिर्फ केवीएल से हम वहां पर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें अगर मैश एनालिसिस में अगर किसी भी तरीके का अगर डाउट अगर आ रहा है तो आप उसको पूछ सकते हैं। आप चाहे कमेंट कर सकते हैं उसमें जो भी डाउट आ रहा है।